तो स्वागत है दोस्तों आप लोगों का हिमरोज मिल्की आइस एकेडमी में। हम लोग राजपूत काल पे डिस्कशन कर रहे हैं। पिछले 2 लेक्चरों में हम लोगों ने यह डिस्कशन किया कि राजपूतों की उत्पत्ति को लेकर के कौन कौन से सिद्धांत दिए गए हैं और क्या मत है। समान तौर पर मैंने बताया कि 2 मत माने जाते हैं। एक विदेशी मत जो यह मानता है कि राजपूत भारतीय मूल के नहीं है, उनके अंदर विदेशी रक्त का संचार हो रहा है। वहीं दूसरा भारतीय मत है जो राजपूतों को पूर्णतः भारतीय मानता है। हालांकि इसके अलावा भी कुछ सिद्धांत दिए गए हैं जो 2 इन्हीं मतों के इर्द गिर्द कहीं न कहीं घूमते हैं, जैसे सूर्यवंशी सिद्धांत, चंद्रवंशी सिद्धांत, ब्रह्मा क्षत्रिय सिद्धांत। ऐसे कुछ मत हैं जो राजपूतों की उत्पत्ति को लेकर के बातें की जाती है। इसी में एक मत है अग्निकुंड का सिद्धांत। इन सभी सिद्धांतों पे भी हम लोगों ने पिछले 2 लेक्चरों में डिस्कशन किया। तो आज से हम लोग राजपूतों की राजनैतिक इतिहास पर डिस्कस करना शुरू करेंगे, जिसमें अलग अलग जो वंश हैं उन वंशों पे हम लोगों का डिस्कशन होगा। और पहला वंश हम लोग शुरू कर रहे हैं आज से, गुर्जर प्रतिहार वंश। गुर्जर प्रतिहार वंश को 3-4 बिंदुओं में हम लोगों को समझना है। एक तो हम लोगों को देख लेना है कि गुर्जर प्रतिहारों की उत्पत्ति को लेकर के क्या मत कहा गया है और उनके इतिहास के साधन क्या है। गुर्जर प्रतिहारों के मूल निवास को लेकर भी कुछ डिस्प्यूट है, तो उसे भी हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि इनका मूल निवास स्थान कहां पे है। और फिर लास्ट में हम लोग इनके राजनीतिक इतिहास को समझेंगे, कौन कौन से शासक हुए, क्या उनकी उपलब्धि आ रही है। तो कुल मिलाकर के मुझे लगता है कि 2 या 3 लेक्चर में गुर्जर प्रतिहार वंश को हम लोग समाप्त कर लेंगे। इसी क्रम में हम लोग अलग अलग जो वंश हैं उनको समझते हुए आगे बढ़ेंगे और राजपूत काल को, राजपूत वंश को पूरी तरीके से समाप्त करेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। हेडिंग डालीजिए, गुर्जर प्रतिहार वंश। गुर्जर प्रतिहार वंश। थोड़ा सा फ्रेमिंग कर लेते हैं हम लोग, कितनी बिंदुओं में हम लोगों को समझना है। तो एक तो हम लोग देखेंगे इनके इतिहास के क्या साधन है, इतिहास के साधन। दूसरा जो बिंदु होगा हम लोगों का इनकी उत्पत्ति। तीसरा हम लोग देखेंगे इनके मूल निवास के बारे में और फिर अंत में हम लोग इनके राजनीतिक इतिहास पर चर्चा करेंगे। राजनीतिक इतिहास। अगर उत्पत्ति की बात करें हम लोग, पहले इनके इतिहास के साधन को देख लेते हैं, फिर हम लोग उत्पत्ति की बातें करते हैं। मैंने बताया था कि यह एक ऐसा कालखंड था कि अभी भी इतिहास बहुत ही बड़े स्तर पे लिखा नहीं जा रहा था। इस समय भी जो मुख्य साधन रहे इतिहास के वो इनके अभिलेख रहे। गुर्जर प्रतिहारों के भी इतिहास के मुख्य साधन अभिलेख ही माने जाते हैं। हालांकि कई लिखित साक्ष्य भी पाए जाते हैं, साहित्यिक साक्ष्य भी हैं इनके जानने के लिए, लेकिन प्रमुख साधन, इंपॉर्टेंट जो साधन माना जाता है कि इनके अभिलेख। जैसे इनकी वंशावली, इनकी उपलब्धियों के बारे में इनके अभिलेखों में ज्यादा वर्णन मिलता है। कल्हड़ के राज तरंगड़ी वगैरह में भी कुछ चीजें मिलती हैं, कुछ जो है कि शासकों के बारे में, लेकिन क्रमबद्ध रूप से जो इतिहास में मिलना चाहिए जितने डिटेल्स में, उतने डिटेल्स में साहित्यिक साक्ष्य प्रमाणित नहीं कर पाते हैं या नहीं मिल पाता है। तो अभिलेख इनके प्रमुख साधन है। तो कुछ बिंदुओं में हम लोग लिख लेते हैं कि कहां कहां से इनके बारे में हमें जानकारियां प्राप्त होती हैं और उसी हिसाब से उन्हीं जानकारियों के आधार पर उनके इतिहास को लिखा गया है, जिसे हम लोग आज से शुरू कर रहे हैं, पढ़ने वाले हैं। तो लिखिए, पुलकेशिन, हेडिंग डाल लीजिएगा इतिहास के साधन और पॉइंट में लिख लीजिए। पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख, ऐहोल लेख में या अभिलेख में गुर्जर जाति का उल्लेख मिलता है। गुर्जर जाति का उल्लेख पहली बार हुआ, ध्यान रखिएगा, पहली बार हुआ है। ठीक इसी प्रकार बाढ़ के हर्षचरित में गुर्जरों का उल्लेख मिलता है, गुर्जरों का उल्लेख मिलता है। यह प्रश्न एक बार नेट में पूछा गया, ध्यान रखिएगा कि गुर्जर जाति का पहली बार उल्लेख कहां मिलता है। तो पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में गुर्जर जाति का उल्लेख प्राप्त होता है। बाढ़ की रचना है हर्षचरित, हर्षचरित में भी गुर्जरों का उल्लेख मिलता है, लेकिन मैंने बताया कि ये उल्लेख प्राप्त हो रहा है। यहाँ पे इनके इतिहास की क्रमबद्ध जानकारियां या इनकी बहुत ज्यादा उपलब्धियों के बारे में जानकारी नहीं मिल रही। इनका जो महत्वपूर्ण स्रोत है इनके इतिहास को जानने का वो है अभिलेख। ग्वालियर अभिलेख खासतौर से माना जाता है, इसमें इनकी वंशावलियां भी दी गई है। तो तीसरे नंबर पर लिखिएगा
कि गुर्जरों के इतिहास का प्रामाणिक साधन इनके अभिलेख हैं, जिसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण अभिलेख मिहिर भोज का ग्वालियर अभिलेख है, जो एक प्रशस्ति के रूप में है। प्रशस्ति क्या होता है? जिसमें प्रशंसा लिखी गई हो। और कई बार मैंने बताया था कि जो भी लेख प्रशस्ति के रूप में होती है उसमें बहुत कुछ बढ़ा चढ़ा कर लिखा जाता है, अतिशयोक्तिपूर्ण लिखा जाता है। तो बहुत सारी चीजें इसमें सही भी होती हैं, बहुत सारी चीजें इसमें गलत भी होती हैं। और खास तौर से इनकी जो उपलब्धियों का वर्णन होता है ना, उसमें माना जाता है कि बहुत बढ़ा चढ़ा करके लिखा गया। इसमें भी बहुत सारी चीजें बढ़ा चढ़ा करके लिखी गई, लेकिन इसके बावजूद भी इनके इतिहास के जानने का एक महत्वपूर्ण साधन है, क्योंकि इसमें इनकी वंशावलियों का भी वर्णन किया गया है। तो लिख लीजिएगा, प्रशस्ति के रूप में है। इसने इनकी राजनीतिक उपलब्धि और वंशावली का वर्णन किया गया है। इसके अलावा देखा जाए तो इनके जो समकालीन शासक हैं पाल और राष्ट्रकूट, हम लोगों ने त्रिकोणीय संघर्ष के बारे में अध्ययन किया था, जहां पे गुर्जर प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूटों की बातें हम लोगों ने की थी। तो कई सारी चीजें यहाँ पे आएंगी। वो चीजें जब हम लोग गुर्जरों का इतिहास पढ़ेंगे तो राष्ट्रकूटों से संघर्ष आएगा, पालों से भी इनका संघर्ष आएगा। यही पूरा संघर्ष इनके राजनीतिक इतिहास है। तो पाल और राष्ट्रकूटों के अभिलेख में भी इनका वर्णन मिलता है, क्योंकि कई बार ये पालों से हारे हैं, राष्ट्रकूटों से हारे हैं, कई बार ये जीते भी हैं। तो पाल और राष्ट्रकूट भी अपने अपने तरीके से अपने प्रशस्तियों में इनका वर्णन करते हैं। इस वजह से पाल और राष्ट्रकूट अभिलेखों में भी गुर्जरों का वर्णन हमें प्राप्त होता है। तो लिखिए, इसके अलावा इनके समकालीन शासक, पाल और राष्ट्रकूटों के लेखों में भी इनका वर्णन मिलता है। ठीक है, अगला लिखिए। संस्कृत के विद्वान राजशेखर महेंद्र पाल प्रथम, अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे, महेंद्र पाल प्रथम और महिपाल प्रथम के दरबार, महेंद्र पाल प्रथम के तो गुरु भी थे, ये दरबार में रहते थे। इन्होंने काव्य मीमांसा, कर्पूर मंजरी, विद्वशाल भंजिका, बाल रामायण। ध्यान रखिएगा, प्रश्न पूछा गया है कि बाल रामायण किसकी रचना है? राजशेखर की रचना है बाल रामायण। भुवन कोश, ये महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इनके ये सारे ग्रंथ आपको याद ही होने चाहिए, ये अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। लिखने के लिए इन्होंने और भी बहुत कुछ लिखा है, लेकिन ये जितना मैं लिखवा रहा हूँ वो चीजें आपके दिमाग में बसा होना चाहिए, एकदम कंठस्थ होना चाहिए, याद होना चाहिए। यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं और कोई भी प्रश्न इधर से बाहर जाने वाला नहीं है। मैंने बताया था कि अगर प्राचीन इतिहास आप मेरा कंप्लीटली पढ़ लेते हैं, शुरू से लेकर के लेक्चर 1 से लेकर के पूरे लास्ट तक अगर पढ़ लेते हैं, तो आपका 90% से ज्यादा प्रश्न वहीं से मिल जाएगा, सीधे नोट से मिल जाएगा। सिर्फ नोट्स को रिवाइज करते जाइए, पढ़ते जाइए, और जहां जहां मैंने बताया कि ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिए, उसे आप दिमाग में रखिए। 90% प्रश्न वहां से मिलेगा। 10% के लिए आप किताबें वगैरह पढ़ते रहेंगे, नए फैक्ट मिलते रहेंगे, आप उसे नोट करते रहिए, लिखते रहिए। इन्होंने काव्य मीमांसा, कर्पूर मंजरी, विशाल भंजिका
विद्युसाल भंजिका, बाल रामायण और भुवन कोश आदि ग्रंथ लिखे, इसमें भी इनका उल्लेख मिलता है, प्रतिहारों का, इन ग्रंथों में भी। इसके अलावा जयानक भट्ट द्वारा रचित पृथ्वीराज विजय, एक है पृथ्वीराज रासो, ये है पृथ्वीराज विजय, से पता चलता है कि दुर्लभ राज प्रतिहार नरेश वत्स राज का सामंत था। ये दुर्लभ राज किसका शासक है? ये चौहान वंश का शासक है। यहां ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, चौहान वंश का शासक है, जिसके आगे हम लोग पढ़ेंगे पृथ्वीराज चौहान जो हम पढ़ेंगे। तो इसके बाद गढ़वाल वंश पढ़ा जाएगा, उसके बाद हम लोग चौहान वंश पे डिस्कशन करेंगे। चौहान वंश को चहमान वंश भी कह दिया जाता है, और कई सारी चीजें हम लोग देखेंगे वहां पे। जब चौहान वंश पढ़ा जाएगा तो कई सारे जो मिथक चल रहे हैं आजकल, उन मिथकों पे भी हम लोग चर्चा करेंगे कि मिथक कहां तक सही है। क्लियर है यहां तक? अच्छा, यहां भी इन लोगों को चर्चा मिलता है गुर्जर प्रतिहारों का। इसके अलावा जैन लेखक चंद्र प्रभसूरी, ये भी याद रखिएगा, चंद्र प्रभसूरी के ग्रंथ प्रभावक प्रशस्ति, ये भी इंपॉर्टेंट ग्रंथ है, और ये भी पूछा गया है, पूछेगा भी। प्रभावक प्रशस्ति से नाग भट्ट द्वितीय के संदर्भ में जानकारी मिलती है। इसी प्रकार कल्हड़ की राजतरंगड़ी से भी राजा भोज, ये मिहिर भोज कर लीजिए, मिहिर भोज के उपलब्धियों की जानकारी मिलती है, तो ये तो हो गए इनके इतिहास के साधन गुर्जर प्रतिहारों के। कहां से हमें इनके इतिहास के बारे में जानकारियां प्राप्त होती है। मैंने बताया कि इनके इतिहास का जो प्रमुख सोर्स है वो इनके अभिलेख है। उसके अलावा विभिन्न साहित्यिक स्रोतों से भी हमें इनके इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अब हम लोग बात कर लेते हैं इनके उत्पत्ति को लेकर के, कि उत्पत्ति के संदर्भ में क्या बातें कहेगी। ये विदेशी मूल के हैं, भारतीय मूल के हैं, क्षत्रिय हैं, ब्राह्मण हैं, शूद्र हैं क्या? तो उत्पत्ति के संदर्भ में हमने पिछले लेक्चर में डिस्कशन किया था, तो कई सारी चीजें वहां से मिलेंगी। इसे कुछ लोग मानते हैं कि ये भारतीय हैं, जबकि कुछ लोग मानते हैं कि भारतीय नहीं है, ये विदेशी है। ज्यादातर इतिहासकारों का मत है कि ये भारतीय मूल की है। क्षत्रिय और ब्राह्मणों की बात किया जाए तो कई सारे इतिहासकार मानते हैं कि ये गुर्जर प्रतिहार ब्राह्मण थे, एक्चुअल में क्षत्रिय नहीं थे। कुछ लोगों का मानना था कि क्षत्रिय थे, कुछ लोगों का मानना था कि ब्राह्मण थे, बाद में क्षत्रिय हो गए। तो हम लोग जो पढ़ रहे हैं ये क्षत्रिय राजपूत के रूप में इनको पढ़ रहे हैं कि ये राजपूत है। और पिछले लेक्चर में मैंने बताया था, पिछले 2 लेक्चरों में, कि एक्चुअल में क्षत्रिय और राजपूत एक नहीं है। जो राजपूत हैं वो क्षत्रिय नहीं है, जो क्षत्रिय हैं वो राजपूत हो सकते हैं, लेकिन आवश्यक नहीं है कि सभी क्षत्रिय राजपूत ही हो या सभी राजपूत क्षत्रिय ही हो। क्षत्रिय अलग है, राजपूत अलग है। मैंने बताया था कि जब 4 वर्णों की बात की जाती है, 4 वर्णों में क्षत्रिय एक वर्ण है, जबकि राजपूत को क्षत्रियों के समकक्ष लाया गया है, न कि राजपूत 4 वर्णों में कोई एक वर्ण है, क्षत्रिय वर्ण। तो राजपूतों को खड़ा किया गया है ले जाकर के क्षत्रियों के समकक्ष। क्यों खड़ा किया गया था, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कशन किया था। इससे पहले के जो लेक्चर थे आप उसको समझ पाए होंगे, तो यहाँ हम लोग इन सब चीजों को डिस्कशन नहीं करेंगे। यहाँ सीधे सीधे आते हैं उत्पत्ति के जो प्रमुख जो बिंदु हैं उस पर हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं, समझ लेते हैं, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो उत्पत्ति हेडिंग डाल लीजिएगा, गुर्जरों की उत्पत्ति। मैंने बताया था कि खजर नाम की जाति से माना जाता है, खजर नामक जाति से, जो हूणों के साथ भारत आई थी, जो हूणों के साथ
भारत आई थी, इससे गुर्जरों की उत्पत्ति होती है, उत्पत्ति होती है। अच्छा, ये मत किसने दिया था? ये मत कैंपबेल ने दिया, भंडारकर ने दिया, जैक्सन ने दिया और त्रिपाठी ने दिया। ये कहा गया कि खजर नामक जाति जो हूणों के साथ भारत है, वही खजर नामक जाति कन्वर्ट हो गई, फिर वो गुर्जर प्रतिहार के नाम से जानी गई। लेकिन यह मत भी पूरी तरीके से प्रमाणिक नहीं होता, इसे खंडित कर देते हैं लोग, क्योंकि माना जाता है कि हूणों के साथ खजर नाम की जाति नहीं आई थी। अगर आई होती तो उसका उल्लेख कहीं न कहीं होता। तो इसके कोई साक्ष्य नहीं मिलते हैं कि हूणों के साथ खजर नाम की कोई जाति आई थी, इस वजह से यह मत हो जाता है खंडित। तो यहां मैं नीचे लिख दे रहा हूं कि यह मत खंडित हो जाता है, यह मत खंडित हो जाता है, क्योंकि इसका कोई प्रमाण या साक्ष्य नहीं मिलता, साक्ष्य नहीं मिलता कि खजर नामक जाति कभी भारत में आई थी, कभी भारत में आई थी। राइट, इसका कोई साक्ष्य नहीं मिलता है। इसी प्रकार कनिंघम साहब यहां एक मत और देते हैं। कनिंघम कहते हैं कि ये शकों एवं कुषाणों से इनकी उत्पत्ति होती है, शकों एवं कुषाणों से इनकी उत्पत्ति होती है, इनकी उत्पत्ति होती है। शक कुषाण के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, विदेशी आक्रमणकारी थे शक एवं कुषाण। तो इनका मानना है, कनिंघम साहब का ये मत है। एक मत और इन्होंने दिया है कि शकों एवं कुषाणों से, कुल मिलाकर के दोनों मत यह सिद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं कि गुर्जर प्रतिहार एक्चुअल में ये विदेशी मूल के हैं, भारतीय मूल के नहीं है। इस वजह से कनिंघम ने एक दूसरा मत दिया कि इनकी उत्पत्ति शकों एवं कुषाणों से हुई। इसी प्रकार तीसरा सीवी वैद्य, सीवी वैद्य, जीएस ओझा, गौरीशंकर ओझा, दशरथ शर्मा, इन लोगों का मत है कि ये भारतीय है। इनके अनुसार ये गुर्जर देश के शासक थे। ये तीन लोग हैं, सीवी वैद्य हैं, जीएस ओझा साहब और दशरथ शर्मा। इन्होंने माना है कि जो गुर्जर प्रतिहार है ये भारतीय है, और भारतीय कहने का तात्पर्य इनका है कि ये गुर्जर जो है ये गुर्जर देश के शासक हैं। गुर्जर देश कहाँ है? राजस्थान में है। राजस्थान का एक एरिया है जो गुर्जर क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, उसी को इन्होंने कहा कि गुर्जर देश के शासक थे। यानी इन लोगों को कहने का मतलब ये था कि जो गुर्जर प्रतिहार एक्चुअल में जो नाम है ये जाति सूचक न होकर के ये क्षेत्र सूचक है। ये जाति सूचक शब्द नहीं है, ये किसी जाति का उल्लेख नहीं करता, बल्कि उस क्षेत्र का उल्लेख करता है जिस क्षेत्र के ये शासक है। ये गुर्जर क्षेत्र के शासक है, इस वजह से इन्हें गुर्जर कहा गया। और बाद में के.एम. मुंशी साहब ने इस बात को सिद्ध भी किया कि एक्चुअल में गुर्जर शब्द जाति सूचक न होकर के क्षेत्र सूचक शब्द है। तो लिख लीजिएगा, इसको किसने प्रूफ किया? के.एम. मुंशी। के.एम. मुंशी ने इस बात को सिद्ध किया कि गुर्जर शब्द जाति सूचक न होकर क्षेत्र सूचक है, या क्षेत्र को क्या बोलते हैं हम लोग? स्थान सूचक, स्थान विशेष की ओर संकेत करता है। तो जाति सूचक न होकर क्षेत्र सूचक या स्थान सूचक है। इस प्रकार गुर्जर विशुद्ध रूप से भारतीय है, विशुद्ध रूप से भारतीय। अब सवाल उठता है कि गुर्जर शब्द का उल्लेख 5वीं 6वीं शताब्दी में मिलता है। पहली बार कहां मिलता है? एहोल अभिलेख में, मैंने अभी बताया था। तो यहीं पे लिख लीजिए एक बिंदु कि गुर्जर शब्द का उल्लेख पहली बार, गुर्जर शब्द का उल्लेख 5वीं 6वीं सदी से मिलने लगता है,
सर्वप्रथम एहोल अभिलेख में इसका उल्लेख होता है, पुलकेशिन द्वितीय का एहोल अभिलेख में इसका उल्लेख होता है। ठीक, अगला लिखे, भारत में हुणों को मलेच्छ कहा गया है, मलेच्छ कहा गया है। मैंने बताया था कि लोग बताते हैं कि हुणों के साथ खजर नाम की जाति आई और बाद में वो गुर्जर के नाम से भारत में प्रचलित हो गई, लेकिन जो हुण आए थे उनको कहा जाता है मलेच्छ कहा जाता है, जबकि गुर्जरों का ब्राह्मण कहा जाता है। तो इस वजह से भी खजर नाम का जो प्रमाण है वो खंडित हो जाता है कि खजर नाम की जाति हुणों के साथ नहीं आई थी। तो यहां लिख लीजिएगा कि भारत में हुणों को मलेच्छ कहा जाता है, जबकि गुर्जरों को ब्राह्मण, जबकि गुर्जरों को ब्राह्मण कहा गया, ब्राह्मण कहा गया। ह्वेनसांग इन्हें क्षत्रिय बताता है, यहीं लिखेगा, ह्वेनसांग इन्हें क्षत्रिय बताता है, क्षत्रिय बताता है। अग्निकुंड की कथा, अग्निकुंड की कथा संदिग्ध है। अब ये सारी चीजें आप समझ पाएंगे तब जो आप पिछले 2 लेक्चर देखे होंगे। गुर्जरों को कुछ लोगों ने बताया कि ये ब्राह्मण है, जबकि ह्वेनसांग कहता है कि ये क्षत्रिय है। और मैंने बताया कि क्षत्रिय और राजपूत एक्चुअल में दोनों समान नहीं है, उनमें डिफरेंसेस भी है, मैंने पिछले लेक्चर में बताया, आप देखेंगे। लेकिन ह्वेनसांग इन्हें क्षत्रिय मानता है, जो क्षत्रिय है कुछ क्षत्रिय राजपूत हो गए, समझ रहे हैं, जो कुछ क्षत्रिय राजपूत हो गए, लेकिन सभी क्षत्रिय राजपूत नहीं है, ध्यान रखिएगा। सभी राजपूत क्षत्रिय नहीं है, कुछ राजपूत क्षत्रिय है, ऐसे ही बोल सकते हैं हम लोग। तो ह्वेनसांग इन्हें बताता है क्षत्रिय। अग्निकुंड की जो कथा है वह राजपूतों की उत्पत्ति के विदेशी मत को प्रमाणित करने के लिए लाया गया था कि राजपूत एक्चुअल में भारतीय नहीं है बल्कि विदेशी हैं। जबकि मैंने बताया था कि कई सारे लोगों को यह पता नहीं है, या कई सारे लोग ये जानते हैं कि अग्निकुंड की कथा राजपूतों को देशी सिद्ध करता है, भारतीय सिद्ध करता है, जबकि ऐसा है नहीं। अग्निकुंड की जो कथा लाएगी या अग्निकुंड का जो सिद्धांत लाया गया, एक्चुअल में इन्हें विदेशी सिद्ध करने के उद्देश्य से ही लाया गया था। और अग्निकुंड की जो कथा है या अग्निकुंड का जो सिद्धांत है वह संदिग्ध है, उसके कोई भी प्रमाण नहीं मिलते, कोई ऑथेंटिक स्रोत नहीं मिलता है कि सचमुच में राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई। इसलिए यहां लिखा गया कि अग्निकुंड की कथा संदिग्ध है। तो इससे यह प्रमाणित होता है कि राजपूत विदेशी नहीं है, ये गुर्जर प्रतिहार विदेशी नहीं है, ये जो है देशी है। तो यहां लिख लीजिए अग्निकुंड की कथा संदिग्ध है। अतः गुर्जर प्रतिहारों को विदेशी नहीं माना जा सकता, गुर्जर प्रतिहारों को विदेशी नहीं माना जा सकता, नहीं माना जा सकता। क्लियर? किस बेस पे मैंने बताया कि ये मुंशी साहब ने सिद्ध कर दिया कि ये जाति सूचक शब्द नहीं है बल्कि ये क्षेत्र सूचक या स्थान सूचक शब्द है। ह्वेनसांग इन्हें क्षत्रिय मानता है, कुछ लोग इन्हें ब्राह्मण मानते हैं। मैंने बताया कि कुछ क्षत्रिय मानते हैं, कुछ ब्राह्मण मानते हैं, और कुछ लोगों का मानना है, मैं अभी नोट कराऊंगा आगे, जो ये कहते हैं कि ये ब्राह्मण थे लेकिन बाद में हो गए क्षत्रिय। जब हम लोग राजपूतों की उत्पत्ति का सिद्धांत पढ़े थे तो मैंने ये भी बताया था, ये सिद्धांत भी आया था कि ब्राह्मण बाद में क्षत्रिय हो गए, उन्होंने क्षत्रियों की तरह रहना क्योंकि शासन करना शुरू कर दिया तो खुद को क्षत्रिय लिखना शुरू कर दिया। लिखिए इनके लेखों से, इनके लेखों में जो संकेत मिलते हैं, जो संकेत मिलते हैं उसके आधार पर इन्हें ब्राह्मण मूल का स्वीकार कर सकते हैं, जो बाद में क्षत्रिय धर्म को मानने लगे। ठीक, देखिए लिखिए एक पैराग्राफ चेंज करके कि मिहिर भोज के ग्वालियर लेख में, मिहिर भोज के ग्वालियर लेख में इन्हें राम के भाई लक्ष्मण का वंशज बताया गया है।
राम के भाई लक्ष्मण का वंशज बताया गया, और लक्ष्मण के वंशज को द्वारपाल वंश भी कहा जाता है, क्योंकि लक्ष्मण द्वारपाल थे राम के। ध्यान रखिएगा, ये इनके मिहिर भोज के ग्वालियर अभिलेख में मिलता है। इसी वजह से मैंने बताया कि इनके लेखों में अगर देखा जाए तो ये ब्राह्मण नजर आते हैं कि ब्राह्मण हैं, लेकिन बाद में इन्होंने क्षत्रिय धर्म को स्वीकार कर लिया या क्षत्रिय लिखने लगे, क्षत्रिय हो गए। तो यहां लिख लीजिए, लक्ष्मण राम के प्रतिहार थे, इसीलिए इन्हें कहा गया गुर्जर प्रतिहार। यहां लिख लीजिए, प्रतिहार का मतलब क्या होता है? द्वारपाल। द्वारपाल। लक्ष्मण क्या थे? लक्ष्मण थे द्वारपाल, और द्वारपाल को क्या लिखते हैं? प्रतिहार। ध्यान रखिए, तो लक्ष्मण राम के क्या थे? प्रतिहार थे। तो लक्ष्मण राम के प्रतिहार थे, समझ पा रहे हैं? और गुर्जर क्या है? स्थान सूचक शब्द है। गुर्जर है स्थान सूचक शब्द, ठीक। और द्वारपाल या प्रतिहार, प्रतिहार क्या हो गया? राम के द्वारपाल होने के कारण इन्हें जो है कि प्रतिहार कहा गया, इसलिए ये हो गए गुर्जर प्रतिहार वंश। हम लोग इसे सही मान सकते हैं कि जो गुर्जर प्रतिहार वंश के जो राजपूत हैं वो भारतीय मूल के हैं, राम के भाई लक्ष्मण के वंश के हैं। हालांकि कई सारे इतिहासकार इस चीज को भी जो है कि नहीं मानते हैं, उसमें भी कई सारे प्रमाण खोजने का प्रयास करते हैं। वो बताते हैं कि प्रमाण बहुत ज्यादा उपलब्ध नहीं है, लेकिन ये इनके जो है कि उत्पत्ति को लेकर के इनका विवरण है, जिससे उम्मीद है सारे मतों को आप समझ गए होंगे एक साथ। अब कहीं से भी यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा तो आप BGV में यहाँ से हैंडल कर लें। एक लास्ट बिंदु पे इस लेक्चर में और डिस्कशन कर लेते हैं इनकी जो है कि मूल निवास को लेकर के कुछ चीजें, क्या बातें कही। हालांकि मूल निवास के संदर्भ में भी यहाँ पे कई सारी बातें हो गई हैं, लेकिन 4-5 बिंदु में हम लोग लिख लेते हैं इनके मूल निवास को, फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से एक एक वंश के बारे में डिस्कशन करेंगे। जब इनके मूल निवास की बात करते हैं ना, तो ये मूल निवास एक्चुअल में बहुत विवादित है। ये विवादित है, हालांकि मैंने बताया कि प्राचीन इतिहास में बहुत सारी चीजें विवादित है, बहुत स्पष्ट प्रमाण कई सारी चीजों के नहीं मिल पाए जिससे स्पष्ट तौर पे कहा जा सके कि यही होगा। हम एक निष्कर्ष पे पहुंचने का प्रयास करते हैं विभिन्न साक्ष्यों के आधार पे, स्रोतों के आधार पे, लेकिन प्रामाणिक रूप से पूरा कुछ नहीं होता, 100% श्योर नहीं होता कि ये होगा। मूल निवास के संदर्भ में भी विवादित है। जैसे देखिए, ह्वेनसांग कहता है कि इनका जो निवास है कुचेलो, कुचेलो, ये क्या है? कुचेलो को बोलते हैं गुर्जर देश, गुर्जर देश। ये बताता है कि इनका निवास गुर्जर देश है, जो राजस्थान में। मैंने बताया कि ये मुंशी जी सिद्ध किए थे कि गुर्जर एक्चुअल में एक स्थान है, क्षेत्र है, और इसकी राजधानी ही बताता है ह्वेनसांग। इसकी राजधानी क्या बताता है? वी लो मो लो, वी लो मोलो। इसकी राजधानी बताता है भीनमाल, इसे भीनमाल, राजस्थान। एक तो ये हो गया निवास को लेकर के। दूसरा, स्मिथ जो है इतिहासकार, स्मिथ इनका मूल निवास भीनमाल बताते हैं, भीनमाल बताते हैं। अच्छा, भीनमाल का है आबू पर्वत के पश्चिम में है, यहां लिख लीजिएगा, आबू पर्वत के उत्तर पश्चिम में। इसी प्रकार MC राय इतिहासकार हैं, MC राय, ये बताते हैं मंडोर में, ये भी कहाँ है? राजस्थान में। इसी प्रकार दशरथ शर्मा ये बताते हैं अवंती, जो उज्जैनी है, कि यहां पे इनका मूल निवास है। हालांकि मूल निवास को लेकर के सिविल सर्विसेज में इतने डीप में प्रश्न नहीं पूछेगा, अगर पूछेगा भी तो सीधे सीधे पूछ देगा कहाँ के हैं, तो गुर्जर देश। कहाँ पे गुर्जर देश पड़ता है? आबू पर्वत को उत्तर पश्चिम में, राजस्थान में, इतना पूछ सकते हैं। लेकिन नेट JRF जैसे एग्जाम में, चूंकि इतिहास से आप देते हैं, रिसर्च होता है, शोध के लिए आप दे रहे हैं, तो वहां पे इतने डीप में भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसलिए नेट JRF वाले इन नामों को भी ध्यान रखेंगे कि कौन इतिहासकार
कहाँ पे बताता है, स्मिथ कहाँ बताते हैं, वेंसा कहाँ बताते हैं, और दशरथ शर्मा कहाँ बताते हैं, एमसी राय कहाँ बताते हैं। तो ये तो हो गया इनके इतिहास के साधन, उत्पत्ति और मूल निवास। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इनके राजनीतिक इतिहास को लेकर के, और एक एक शासकों के बारे में हम लोग डिस्कशन करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।